हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शेष सरैया और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। इसमें हम लोग कैलकुलस में हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ओके, हाँ, तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन देखते हैं। इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में तोड़ा गया है। किसने तोड़ा था? ये लेबनिज और न्यूटन ने तोड़ा था। तो मैं एक बार बता दूँ, कैलकुलस में फंक्शंस और लिमिट्स के बाद पहले इंटीग्रेशन बना था, फिर डिफरेंशिएशन बना था। फिर भी हम लोग डिफरेंशिएशन पहले पढ़ते हैं और इंटीग्रेशन बाद में पढ़ते हैं। ठीक है? इंटीग्रेशन इसको दो पार्ट में तोड़ा गया है। पहला पार्ट डिफाइनाइट इंटीग्रेशन और दूसरा पार्ट इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। ओके, तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या होता है? डेफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या होता है? हमारे पास एक नॉन वैल्यू आता है आंसर में। तो फिर जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब आप y इज अ फंक्शन ऑफ x, जब आप y को एक x का फंक्शन मानते हो तो फिर dy अपॉन dx को फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f डैश x, करेक्ट? तो कैलकुलस अगर देखा जाए तो फिर उसमें दो मेन प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है? दो फंक्शन ले लो, f डैश x, ठीक है? जब आप यहाँ से यहाँ कंप्यूट करते हो तो आप डिफरेंशिएट करते हो। ओके, तो आप डिफरेंशिएट करते हो और जब आप यहाँ से यहाँ जाते हो तो आप इंटीग्रेट करते हो। ओके, तो अभी हमने देखा कि ये किसने बनाया था? ये न्यूटन और लेबनिज तो डिफिकल्ट नाम है, इसको मत लिख लेना। न्यूटन और लेबनिज ने बनाया था। इन दोनों का हम लोग एफर्ट मानते हैं। कभी कभी बहुत लोग पहले बोलते थे कि पहले न्यूटन का ज़्यादा था, तो बाद में लेबनिज ने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। तो न्यूटन और लेबनिज। अभी डिफरेंट और इनडिफरेंट देखो, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है? तो अगर मैं उसे ग्राफ बनाऊं, एंड ए ग्राफ इज एनी रैंडम ग्राफ, एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन, कुछ ऐसा फंक्शन है सपोज, तो फिर अगर मैं ये पॉइंट को मैं x1 लूँ और ये पॉइंट को मैं x2 लूँ, ठीक है? तो फिर इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में क्या होता है? सॉरी, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में क्या होता है? द एरिया अंडर दिस मच, ओके, यहाँ तक x1 से x2, तो इसको डिनोट करते हैं x1 से x2। तो x1 से x2 मतलब जो हमारा ग्राफ है f ऑफ x का, तो उसमें जो x1 से जो लेकर x2 ये जो पॉइंट है उसमें से जो ये कर्व, जो एरिया अंडर द कर्व है, उसको ऐसे 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 बोलते हैं और फिर लिख देते हैं dx। ओके, इज इक्वल टू एरिया अंडर the curve
y equal to f of x from points x1 to x2. Okay, from points x1 to x2. Okay, तो सपोज अगर हमने ले दैट इंटीग्रल ऑफ अभी ना इनडिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको भूल जाओ बताने। इनडिफरेंट इंटीग्रल क्या होता है? द सम ऑफ ऑल एरियाज पूरा इनफिनिट तक जितना भी होगा ना सबको सम करोगे आपको इनडिफरेंट इंटीग्रल मिलेगा। तो अभी इसको हमने इनडिफिनिट नाम क्यों दिया? देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x इज 0, है ना? तो अगर मैं f of x में अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो अगर कोई कैपिटल F of x आता है, ओके, तो अगर मैं कैपिटल F of x आता है तो अगर इसमें मैं c ऐड करूँगा और फिर उसको डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? F of x। ये होता है इंटीग्रेशन। F of x मिलेगा तो मुझे अगर मैं कोई भी कांस्टेंट ऐड करूँगा तो मुझे F of x मिलेगा। पर मुझे बस पता है कि c बिलोंग्स टू रियल नंबर। मुझे c का वैल्यू नहीं पता है। जब तक मैं वो लिमिट्स नहीं डालूंगा ना, ये x1 और x2, तब तक मुझे c का वैल्यू नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए हम लोग इसको डिफाइन नहीं करते कि इसमें हमें इस एट्रीब्यूटरी कांस्टेंट, c को बोलते हैं एट्रीब्यूटरी कांस्टेंट, हमें उसका वैल्यू नहीं पता। हमें बस पता है कि वो रियल नंबर है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ओके, हाँ, तो फिर हम लोग ने देखा, तो इन शॉर्ट अगर हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को देखे तो हम लोग क्या बता रहे हैं? इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x dx इज इक्वल टू f of x प्लस c। ये बता रहे हैं हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग को लिमिट्स लगानी पड़ती है, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। तो सपोज लिमिट्स है a से b। सपोज f डैश x dx equals f of b माइनस f of a, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं आता। समझ रहे हो? यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं आता और यहाँ पर हम लोग को एक रियल वैल्यू मिलता है। ओके, चलो आप इसको नोट डाउन कर लो। पर नोट डाउन करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कि ये इंटीग्रेशन का साइन कहाँ से आता है। इधर साइन है, ये आया कहाँ से? तो क्या होता है, हम लोग ने इंटीग्रेशन में देखा, इज द सम ऑफ एरिया ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन इज सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल of area under the curve from point A to point B, or point x1 to point x2, and indefinite integration is the sum of all areas under the curve। ठीक है? तो जब हम लोग ये एरियाज को सम कर रहे हैं तो हम लोग को पता नहीं है कि, जैसे हम लोग ने देखा, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। तो ये मेरा ग्राफ है और मैं कुछ भी एक रैंडम फंक्शन है, तो मुझे पता नहीं कि ये जो अलग अलग जो वैल्यूज है ये कितना है, ये इसका मुझे यूनिट नहीं पता, और ना ही मुझे इसका क्या बोलते हैं कि वैल्यूज ये कितना एरिया है ये मुझे नहीं पता, है ना? तो फिर हम लोग सम कर रहे हैं। हमें पता है सम का डिनोशन किससे होता है? सम का डिनोशन होता है
सिग्मा से होता है ना। पर सिग्मा में क्या होता है, जैसे आपको पूछे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + टिल n, तो आप उस सिग्मा के नोटेशन में अगर आप डालोगे तो फिर बस में 1 2 3 एकदम स्पेसिफिक वैल्यूज है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नहीं है, तो यहाँ पे सिग्मा का साइन नहीं डाल सकते। तो ये न्यूटन और लेबनीज ने क्या किया, हम लोग सम कर रहे हैं, समेशन देखो, जब हमने लिखा था सिग्मा इज अ ग्रीक लेटर, तो ग्रीक लेटर में तो हम लोग नहीं कर पाए, तो मैं सोचा इंग्लिश में क्यों नहीं करे भाई। तो जो फर्स्ट जो लेटर था इसका एस, इसको उन्होंने इलोंगेट किया और बन गया आपका इंटीग्रेशन का साइन। ओके गुड। तो इसी तरह इंटीग्रेशन आपका बना था, और एक्चुअली इंटीग्रेशन का पर्पस क्या था मैं आपको बता दूं। इंटीग्रेशन का पर्पस ये था कि सपोज मेरे पास एक ऐसा चीज़ है, ऐसा एक चीज़ है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन था, फिर ये भी स्ट्रेट लाइन है, आपको इसका एरिया निकालना है। तो न्यूटन क्या कर रहा था, न्यूटन ग्रेविटेशन और इनर्शिया और उसके लॉज डिफाइन कर रहा था, करेक्ट। तो उसको बहुत इरेगुलर शेप्स मिल रहे थे, तो इरेगुलर शेप्स का एरिया कैसे निकाले भाई, मतलब एरिया और वॉल्यूम भी कर सकते हो आप, तो मोस्टली एरिया करते हैं। तो आप एरिया कैसे निकालोगे इसका, तो उसने देखा कि जो करंट मैथमेटिक्स है वो इसका एरिया डिफाइन नहीं कर सकती, तो इसलिए न्यूटन को एक नई मैथमेटिक्स बनानी पड़ी जिसमें वो इसका एरिया वो निकाल सके। दैट्स वन। दूसरा चीज था आर्किमिडीज ने भी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था। तो आर्किमिडीज और माधवा, इंडिया का था एक माधव करके एक साइंटिस्ट थे, और बड़े साइंटिस्ट थे। तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग पाई का वैल्यू निकाल रहे थे, पाई का वैल्यू निकाल, और बेबीलोनियंस थे वो इररेशनल स्क्वायर रूट्स के वैल्यूज निकाल रहे थे, ठीक है। तो ये सब क्या कर रहे थे, ये सब अप्रोक्सीमेशंस कर रहे थे। पाई एक इररेशनल नंबर है, सबको पता है, पाई तो एक इररेशनल नंबर है, और सारे इररेशनल स्क्वायर रूट्स भी इररेशनल ही है, तो हम उसको रैशनलाइज नहीं कर सकते ना, तो उसको एक हद तक वो लेके जा रहे थे। तो वो जो एक हद का जो कॉन्सेप्ट है उसने दिया राइज टू कैलकुलस का कॉन्सेप्ट लिमिट्स। जैसे मैं स्टार्टिंग में बोलता, कैलकुलस इज द अप्रोक्सीमेट वे टू गेट द एक्यूरेट आंसर, करेक्ट। तो कैलकुलस और लिमिट्स ने, पाई ने लिमिट्स को राइज दिया पाई का वैल्यू निकालने के लिए। एक था मेथड ऑफ एग्जॉस्शन जो आर्किमिडीज ने यूज किया पाई का वैल्यू निकालने के लिए। तो उसने क्या किया कि एक था सर्कल बनाया, उसका ऐसे किया और फिर उसमें ऐसे किया, फिर मतलब एक बड़ा ट्रायंगल बनाया जो जिसका सर्कम इन सर्कल है और फिर इसका सर्कम सर्कल है, फिर ये ट्रायंगल था फिर इसका स्क्वायर कर दिया, फिर ऐसे साइज बढ़ाते गया अनलेस वो इतना हो गया कि उसको एक सर्कल ही नाम मिल जाए, है ना। जब आप साइज बढ़ाते हो तो सर्कल ऐसा बनता है ना। फिर रेगुलर पॉलीगॉन्स की बात कर रहा हूँ ना। तो ये था आर्की। तो दिस गिव राइज टू इंटीग्रेशन इज द बेसिस या द इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर द मेन थिंग्स ऑफ कैलकुलस। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं आपको बोल दे रहा हूँ अभी से, तो आप इसको नोट डाउन करो, मैं अभी इसको रब कर रहा हूँ। हाँ, तो ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं इन डिफरेंट इंटीग्रेशन के। ओके, तो मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्या होता है कि सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है कि f(x + -gx) जब कोई दो फंक्शंस का एडिशन हो रहा है यहाँ पे अगर सपोज, तो आप उनको स्प्लिट कर सकते हो। ओके, सेकेंड फॉर्मूला क्या है, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में सीखा था कि ये क्या बोलते हैं,
h टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू पावर n माइनस वन, करेक्ट। नानी वाला याद है हम लोगों ने करा था। हाँ, तो फिर हम लोग को यहाँ पर ये आ जाए, यहाँ पे a जो है ये इधर आ जाए, जो हर जगह अभी देखो कि मैंने 1/a डाला है क्योंकि यहाँ पर a है। ओके, और यहाँ पर हर जगह की कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू 0, कि a 0 होगा तो x में ही नहीं रहेगा ना, आपको तो फंक्शन तो x में चाहिए। अब देखो एक और एक चीज़ है, यहाँ पर n नॉट इक्वल टू -1। अब क्यों? क्योंकि हमने उसके दूसरा इंटीग्रल दिया है। एक और चीज़ है -1 + 1, तो यहाँ पर 0 हो गया, हमको को रियल वैल्यू से करना है। रियल ax + b dx अपॉन ax + b मतलब ax + b टू द पावर -1 इंटू dx कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे n -1 हो गया, हमने इसके लिए जहाँ पे हमने लिखा तो हम लोग को उसके लिए ही एक नया वैल्यू देना पड़ेगा कि क्यों n इक्वल टू n नॉट इक्वल टू -1 कंडीशन है। एक तो ये है और दूसरा ये है, ये जो आपका जो फॉर्मूला है वो इसका कंडीशन है। तो 1/a इंटू ln ax + b + c। अब ये कहाँ से आया? हमने देखा था ln x का डिफरेंशिएशन क्या था? 1/x है ना, तो सी से आपका ये आ गया। sin ax + b, तो मैंने क्या करा था? cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -sin x। sin x का क्या होगा? -cos x प्लस सी एंड ए नॉट इक्वल टू, हर जगह ए नॉट इक्वल टू 0 करना है। हम लोग को क्या करना है? हमको रियल वैल्यू से डील करना है। cos ax + b का क्या होगा? sin ax + b। यहाँ पे कोई माइनस नहीं आएगा क्योंकि sin x का क्या डिफरेंशिएशन था? cos x। और यहाँ पर हर जगह -1/a आ रहा है और प्लस सी आ रहा है हर जगह, प्लस सी। यहाँ पर नहीं आएगा तो रूल है प्लस सी हर जगह आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डेफिनाइट इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग। तो ये इसको नोट डाउन कर लो। हाँ, तो अभी हम लोग आते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन पर। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं? अब देखो ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला था? लिमिट्स लगाते हैं सबसे पहले तो a से b होता है एंड इफ indefinite integral of f of x dx is equal to capital F of x plus c। अगर ये आ रहा है आपका, यहाँ पर क्या होगा? जो बड़ा जो है तो इसको लिखते कैसे हैं? तो f of x dx is equal to f of b minus f of a। ओके, ग्रेट। अभी देखो ये है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी मैं एक एग्जांपल लूँगा। ओके, एग्जांपल। मेरा एग्जांपल ये है कि सपोज मैं लेता हूँ एक फंक्शन f of x इज इक्वल टू लीनियर फंक्शन स्टार्ट करते हैं, इजी करते हैं, 3x + 2। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है? 6 से 2 fx dx। अब देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हमें एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रेशन करने से जरूरत नहीं है। अब देखो हम लोग पता है क्या करेंगे? हम लोग ये एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमने पढ़ा था, उससे करेंगे। अब देखो मैं अपना ग्राफ बनाता हूँ।
एरिया मतलब एरिया फॉर ट्रायंगल या क्या, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता अभी कि क्या आने वाला है। मैं रैंडमली कुछ भी फंक्शन लिया है। देखो अभी क्या होने वाला है, इसका स्लोप 3 है। तो हम लोग को इसके इंटरसेप्ट्स देखने हैं। तो इसका ये क्या बोलते हैं, तो फिर जब आप इसका x इंटरसेप्ट किया, इसका y इंटरसेप्ट किया है, इसका y इंटरसेप्ट है 2, तो यहाँ पे ले लो कोई पॉइंट 2, और x इंटरसेप्ट किया है इसका -2/3, तो यहाँ पर कहीं होगा -2/3। ये ग्राफ कुछ ऐसा था। ओके, यहाँ पर है 2, एक्चुअली यहाँ पे ट्रपेजियम करना पड़ेगा हमें, ट्रायंगल है ट्रपेजियम। यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 6। अब मुझे बस बोलना कि ये तो बहुत अलग दिख रहा है, क्योंकि हम लोग को ग्राफ तकरीबन बनाना आना चाहिए। मतलब नेसेसरी नहीं है कि हम लोग को ग्राफ परफेक्ट होगा। जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जब आपको दिया नहीं है कि आपको ग्राफ बना के सॉल्व करना है, तो आपको तकरीबन है। पर जब आपको दिया कि आपको ग्राफ बनाना है और दिखाना है, तो आपका ग्राफ अच्छा बनना चाहिए। चलो, तो वो बात ये बात है। तो देखो ये कुछ यहाँ पे आया, कुछ यहाँ पे आया, एरिया फॉर ट्रपेजियम इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अभी इतना एरिया क्या होगा, अब देखो जब मैं इसमें x का वैल्यू 2 डालूंगा, तो 3 2 जा 6, 6 + 2 8, तो 8 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 8, और यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, मुझे 20 मिलेगा, है ना। 6 3 18, 18 + 2 20, और यहाँ पर 3 2 6, 6 + 2 8, तो 28 आ गया यहाँ पे, इनटू हाइट। इसका हाइट कितना है, ये इसका हाइट हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है ना ट्रपेजियम का, इनटू हाइट इनटू 20, ये यहाँ पे 10 हो गया, तो ये आ गया आपका 280। ओके, तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग एक और चीज देखेंगे, अब देखना। ओके, पर इसमें हमें हेल्प कैसे किया, अभी हम लोग पता है क्या करेंगे। देखो अभी सपोज मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, पता है इसका एरिया कहाँ से आया, सपोज दिस इज L, दिस इज B, लेंथ एंड ब्रेथ, सॉरी क्या हो गया, लेंथ एंड ब्रेथ, तो इसका एरिया क्या हो गया LB, करेक्ट। अब मैं इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन से प्रूव करूंगा। अब कैसे प्रूव करूंगा भाई, अब देखो सपोज मैं एक ट्रायंगल लेता हूं, सपोज इतना है 5 और इतना है 7, इसका सबको एरिया मालूम है 35 होगा, ये स्क्वायर मिनट्स 35 स्क्वायर मिनट्स होगा, है ना। अब मैं इसको इंटीग्रेशन देखूंगा, मैं एक फंक्शन लूंगा y = f(x) = 5। कांस्टेंट फंक्शन लेना पड़ेगा मुझे, क्यों, क्योंकि मुझे x एक्सिस से पैरेलल करना है और y एक्सिस से मुझे 90 डिग्री करना है। 90 डिग्री क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री आता है। ओके, तो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। ओके, हाँ, अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे 7 चाहिए, करेक्ट। सबसे पहले तो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, मुझे तो पता कि पहले ग्राफ बनाना है इसका ग्राफ बना दिया, इससे आएगा कुछ, ऊपर 5 है। ओके, अब मैं ये पॉइंट क्या है 0, 0 है इसका कोऑर्डिनेट,
और ये पॉइंट कहीं यहाँ पे उसका होगा कितना, ये तो 7,0 यहाँ पर एक पॉइंट होगा सपोज। तो ये मेरा लोअर लिमिट है और ये मेरा अपर लिमिट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 7 fx dx में fx क्या है 5 और 5 का आपका देखो 5x का डिफ्रेंसिएशन 5 हुआ तो 5 का इंटीग्रेशन क्या हुआ 5x। तो ना डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन में एक बॉन्ड है। ऐसे हम लोगों ने बहुत सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, हम लोग डिवीजन पढ़ते हैं, करेक्ट। यहाँ पे हम पहले डिवीजन पढ़ रहे हैं। डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट डिवीजन। हम लोग एक पावर नीचे गिरा रहे हैं, एक चीज़ हम एक बार नीचे गिरा रहे हैं, और इंटीग्रेशन में हम उसको उठा रहे हैं। तो उठाना टफ होता है ना, उठाना तो टफ होता है, पर गिरा देना तो बहुत ईजी होता है कि हम लोग ग्रेविटेशन में काम कर रहे हैं। ओके, नाइट फिजिक्स की बात हो गई अभी तो फिर हम लोग इसमें हमने देखा कि तो हम लोग पहले डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, हम लोग गिरा देते हैं। तो हम लोग को इंटीग्रेशन में एक ऐसा फॉर्म लाना है जिससे हम रेलेवेंट है। तो क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा। अभी कुछ लिखते कैसे देखो, 5x इसका इंटीग्रेशन 5x है और फिर आप ऐसा बड़ा सा बना दो और यहाँ पर लिमिट डालो 0 से 7, ऐसे लिखते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, ये थोड़ा सीरियस बात है, ऐसे लिखते हैं ऐसे। विच इज इक्वल टू 5 इंटू 0, एक्स की वैल्यू डाली 0 तो 5 इंटू 0 सॉरी 5 इंटू 7 बी होता है। तो फिर 5 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 0 इक्वल टू 25। ये आपका इंटीग्रेशन से प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई बच्चे को बोलोगे कि आप उसको कि अगर आप किसी को भी बोलोगे कि ये आया कैसे है, तो आपको पता है कि ये सबसे करेक्ट है। तो फिर मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि आपके टीचर ने आपको कुछ गलत नहीं बताया था सेकंड थर्ड फोर्थ ग्रेड में जब हम मेंसुरेशन में पढ़ते थे बेसिक लेवल का, वो करेक्ट है। क्योंकि वो चीज़ जो है, ये चीज़ जो है ये इंटीग्रेशन से आई है, ये कैलकुलस से आई है। हमें पता है कैलकुलस से हम लोग को एक्यूरेट आंसर मिलता है। अभी आप पूछोगे कि मैंने ये ही क्यों लिया भाई, मतलब आप पूछोगे ना कि मैंने यही क्यों लिया। अगर ये ओरिजिन बता देता हूँ कि जैसे कि ये एक्स है और ये, ठीक है। तो अगर आप पूछोगे कि भी मैंने यही क्यों लिया, मुझे तो नीचे जो मेरा लेंथ है मुझे उसको 7 करना है, मुझे तो उसको 7 ही करना है ना। तो अगर मुझे 7 करना है, सॉरी ब्रेथ है, ब्रेथ कहते हैं, तो 7 करना है। तो अगर मुझे 7 करना है तो मैं यहाँ पर 1 लेता, यहाँ पर 8 लेता, तो बड़ी बात क्या होती? नहीं होती, मुझे भी मालूम है नहीं होती। तो हमारा ये ट्रायंगल बनता, हमें इसका एरिया निकालना है। ओके, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इंटीग्रल ऑफ fx dx 1 से 8, लिमिट्स डाल दी 1 से 8, ठीक है, इज इक्वल टू 5x हमने निकाल लिया था पहले। 5x 1 से 8, लिमिट्स लगा दी। अभी 5 इंटू 8 क्या होता है? 40। और 5 इंटू 1 क्या होता है? 5। तो 5 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 1, इसके बाद आप आर्ग्यू नहीं करोगे। इसके बाद आप सोचोगे कि हाँ अब तो ठीक है, अब कुछ भी लोगे तो आपका 35 ही आएगा फिक्स आंसर। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग ने इतनी छोटी सी चीज़ जो हम लोग 4th 5th में पढ़ते थे वो हम लोग ने आज इंटीग्रेशन से प्रूव कर लिया। अभी हम लोग इस वीडियो इस लेक्चर के हम लोग नेक्स्ट
पार्ट पर जाते हैं। अब मैं आपको 4 प्रॉब्लम्स दूंगा और अभी जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट डेफिनाइट पढ़ा है, इससे पहले इनडेफिनाइट पढ़ा था, तो मैं पहले आपको इनडेफिनाइट टेस्ट करूंगा, जिससे कि इनडेफिनाइट टेस्ट करूंगा क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है। तो मैं आपको पहले इनडेफिनाइट पर एक क्वेश्चन दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप इसको कॉपी कर लो, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन है, मैं अब आपको समझा देता हूँ। तो ये हमारा फंक्शन है, y का फंक्शन है। तो फाइंड द इनडेफिनाइट इंटीग्रल को इनडेफिनाइट इंटीग्रल है। तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, इनडेफिनाइट इंटीग्रल पर मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, इनडेफिनाइट इंटीग्रल। तो लास्ट में क्या आता है आप याद करो, आपको नोट्स में होगा अभी। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये मतलब बहुत कॉमन लैंग्वेज है आजकल, मतलब आपको ये इंटीग्रल निकालना है। वीडियो को पॉज करो, उसे सॉल्व करो। तो आई होप आपने अब तक सॉल्व कर दिया होगा। तो इसका सोल्यूशन अब देखो, x² - 5x + 6 अपॉन x² - 3x + 2, इसको मैं फैक्टराइज करके लिखूं तो x - 2 अपॉन x - 3 अपॉन x - 2 इंटू x - 1, करेक्ट? ओके, कैंसिल, बात खत्म। तो इक्वल्स x - 3 अपॉन x - 1 विच इज इक्वल टू x - 1 अपॉन, अभी आपको एक चीज आनी चाहिए, ये मैं एक्चुअली प्री रिक्विजिट है, आपको पार्शियल फ्रैक्शंस को रिजॉल्व करना आना चाहिए। नहीं आता तो कोई बात नहीं, बहुत बेसिक है। तो x - 1 - 2 अपॉन x - 1, करेक्ट? दिस इज इक्वल टू 1 - 2 अपॉन x - 1, करेक्ट? तो अभी मुझे इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 2 अपॉन x - 1 dx इज इक्वल टू, सॉरी क्या कर दी, अब देखो मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस कांस्टेंट बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x - 1। अब ना मैं इसको अपने स्टाइल से लिखूंगा, मतलब x - 1 to the power -1 dx। हाँ, फिर इसमें स्टाइल क्या है? इसमें स्टाइल ये है, जैसे कि हम लोग जो है हमारा ये क्या बोलते हैं, ये फॉर्मूला है, उसको अच्छे से लगा सके। तो उन्होंने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ ax + b द इनवर्स dx, मतलब dx अपॉन ax + b एक ही हुआ, इज इक्वल टू ln ax + b प्लस सी, जगह नहीं तो यहाँ पे प्लस सी है ना, इसको यहाँ पे लगा दो। यहाँ पर a1 है, b - 1 है, यहाँ पर का निकले, ये तो बहुत इजी। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 इक्वल्स x टू द पावर 0। हम लोग बात कर रहे हैं x एक रियल नंबर है, तो x टू पावर 0 इक्वल्स 1। तो फिर क्या आ गया, x टू द पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो आ गया x आ गया आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर तो आपका x आ गया। अब यहाँ की बात देखनी है हमें, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, ln ले लो, ln x - 1 ट्वाइस कर लो। अब अपॉन नहीं आएगा। देखो मैं आपके लिए इसकी ट्रिक बता दूं, जब भी आपको यहाँ पे -1 दिखेगा ना, तो बस देख लो, जो ये जो है ना उसको यहाँ पर ले लो, ln में ln का, ln अगर आपको नहीं मालूम तो एक बार बता देता हूँ। ln मतलब log टू द बेस e, इसको नेचुरल लॉग भी कहते हैं, ठीक है? आपको नहीं पता हो तो कोई बात नहीं। तो -2 ln ऑफ x - 1, तो जो अंदर का जो एक्सप्रेशन है ना उसको यहाँ पर ले लो, और जो लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं हम लोग कभी कभी मैथमेटिक्स में,
लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब द कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है तो a आ गया आपका a, तो फिर a आपका 1 आ गया तो a तो 1/a करना है हमें, 1/a करना है ना, 1/a लगाना है हर जगह। तो 1/a तो 1/1 तो 1 ही हो गया, तो ln ऑफ x माइनस 1 हो गया प्लस सी बिन बुलाया मेहमान है, प्लस सी हर जगह आएगा, प्लस सी हर जगह आएगा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में। डेफिनाइट इंटीग्रेशन डेफिनाइट है, वो बोलेगी कि प्लस सी तो मेरे यहाँ पर नहीं आएगा, मैं तो प्रॉपर अच्छे से सॉल्व करूँगा। हमें डेफिनाइट बनना है, हमें इनडेफिनाइट नहीं बनना है, हमें डेफिनाइट बनना है। पर हमें इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन से सॉल्व करने ही पड़ेंगे, खैर वो तो अलग बात है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा अभी। हाँ तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, मैं आपको 4 क्वेश्चन दूंगा, 2 डेफिनाइट 2 इनडेफिनाइट के 2 डेफिनाइट के। तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये है। चलो वीडियो पॉज करो और उसे सॉल्व करो। अगर आपने सॉल्व कर लिया हो तो मैं इसके सोल्यूशन ना, इसका फर्स्ट सोल्यूशन बताता हूँ। सोल्यूशन अब देखो मैं क्या करूँगा, देखो fx को लिखूंगा, fx इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब है, तो इसको मैं लिखता हूँ 1 माइनस, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इज इक्वल टू एक्स तो आना ही है यहाँ पे, पहले उसमें दिखा था। तो x आ गया, x -3 + 2 क्या होता है -2, तो x टू पावर -2 हो गया, तो -2 डिनोमिनेटर में आ गया और यहाँ पर भी -2 हो गया, तो x टू पावर -2 तो मतलब 1 तो यहाँ पर आ गया। तो फाइन आपका ये आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फिर x + 1/2x² प्लस c प्लस ये था आपका मेथड 1। मेथड 2 भी है इसका, मैं आपको बताता हूँ। मेथड 2 एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, पर वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो मेथड है ना, ये टॉपर मेथड है, ये टॉपर मेथड जो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड है वो थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, ठीक है। ये टॉपर मेथड है, मतलब ये करोगे ना तो मतलब बहुत अच्छा मेथड है ये, मैं इसे बहुत अच्छा मेथड मानता हूँ। क्यों पता है कि आप उसमें एक्सपैंड कर रहे हो, आप फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर रहे हो, फिर फाइनली आपका ये आ जा रहा है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। आप फंक्शंस को इंटीग्रेशन को आप डिवाइड करके आप डायरेक्टली बता सकते हो कि इसका आंसर यही आने वाला है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, आप सब्स्टिट्यूट करते हो, फिर आप इसका dt/dx करते हो, फिर उसमें आप फिर और कॉम्प्लेक्स होता है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स होता रहता है। तो हमें कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाना है, हम लोग को सिंपल रहना है। हम लोग सिंपल है, हम लोग अनडिफाइंड नहीं है, हम लोग डिफाइंड है ना। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ओके। अभी नेक्स्ट, हाँ तो ये क्वेश्चन है, तो मुझे एक बार ये समझाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन देखने के पहले आप सोचोगे कि अरे बाप रे ये क्या क्वेश्चन है, तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन दे दिया। ये तो 7th ग्रेड 8th ग्रेड मेंसुरेशन का प्रॉब्लम है। नहीं, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, क्वेश्चन की कदर करना आप ना भूलो। हर क्वेश्चन की कदर करनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन की कदर करोगे तो क्वेश्चन आपकी कदर करेगा। क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन की कदर नहीं करोगे तो क्वेश्चन भी आपकी कदर नहीं करेगा, आपको रॉन्ग आंसर देगा। तो अभी यहाँ पे क्या, तो अगर मैं आपको समझा दूँ, देखो 11 है और 121 है, and given that if drawn a line when the figure is represented in xy plane, xy plane मतलब उसमें ना ग्राफ बनाओगे, तो then x length perpendicular is drawn, it touches the curve AC at x²। मतलब आप यहाँ से सपोज कोई x लेंथ लेते हो, यहाँ से परपेंडिकुलर बनाते हो, तो इतना जो लेंथ होगा वो x² होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर x है
तो यहाँ से आपने परपेंडिकुलर यहाँ पर टच किया एक्स स्क्वायर, तो इतना जो लेंथ होगा वो एक्स स्क्वायर होगा, समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, अगर आप कोई अलग मेथड निकालते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन के बिना, मैं कोई हिंट दे रहा हूँ, अगर आप कोई अलग मेथड निकालते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन के बिना तो मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना। ओके, मैं इसको रेस कर रहा हूँ, मैं फिगर पे रेस नहीं करूँगा, फिगर हमें चाहिए हुई। ओके, हाँ तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो देखो सबसे पहले आपको ये निकालना है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का तकरीबन ग्राफ आपको बनाना है, तकरीबन ग्राफ आपको बनाना है। एक 0 लेना है, 11 लेना है, इतना लेना है, तो ये 121 होगा। ओके, आपको ये पूछा है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, बोला डेफिनेट इंटीग्रेशन के बिना कोई है तो मुझे बता दो, लॉजिकल होना चाहिए। तो देखो मुझे ये पता है, अभी मुझे और क्या पता है, मुझे ये निकालना पता है। अब देखो मैं क्या करूँगा, एरिया इंडेक्स का पूछा है तो इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से 11, ओके गुड, 0 से 11 का एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 0 से 11। ओके, तो फिर 0 से 11 मतलब एक्स क्यूब में जब आप 11 क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 क्यूब अपॉन 3, तो 0 क्यूब तो 0 ही हो गया, तो 11 क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू 1331 अपॉन 3। अभी आपको उसको अप्रॉक्सीमेट करना भी आना चाहिए, मतलब तो फिर 1332 बोलेगा, 1332 का क्या होता है आपका 443 आएगा, आपका 443। अब आप बोलेंगे ये तो एक्यूरेट थोड़ी है, मतलब कैलकुलस तो एक्यूरेट आंसर देना चाहिए ना। यहाँ पर तो कोई कैलकुलस नहीं करना हम लोग, पर देखो अगर आपको चाहिए तो 443.66 स्क्वायर मीटर, ये आपका आंसर है। अभी मैं सेकंड क्वेश्चन दूंगा, और उसमें मैं कोई ऐसा, जो मैं नीचे हिंट लिखा था, मैं कोई ऐसा हिंट नहीं दूंगा, ठीक है? तो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल हो सकता है, पर उतना हाई लेवल नहीं है। ओके चलो, हाँ तो अभी आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो मतलब ये सेगमेंट है, ये पाई मीटर है, और ये जिसका जो यहाँ तक है ये 1 मीटर है, एंड दिस पार्ट ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस है। आपको आर का वैल्यू नहीं निकालना है, आपको इस शेडेड रीजन का वैल्यू निकालना है, एरिया निकालना है। वीडियो को पॉज करो और इसे सॉल्व करो। अब मैं इसको सोल्यूशन दूंगा, इसका सोल्यूशन देखोगे ना तो मतलब यू विल फॉल इन लव विथ कैलकुलस, ऐसा सोल्यूशन है। मतलब जब आप ऐसे प्रॉब्लम्स करोगे ना तो आपको कैलकुलस का असली हो जाएगा। इसका सोल्यूशन देखते हैं। ओके, पाई और 1 मीटर से मैं क्या रिलेट कर पा रहा हूँ? पाई और 1 को देखते ही मुझे ट्रिग्नोमेट्री याद आता है, और मुझे ये भी याद आता है कि साइन n पाई वैल्यू 0 होता है, where n belongs to natural number। ओके, तो ये तो मिल गया। तो मैं किसका ग्राफ बनाना है अभी? y इक्वल टू साइन एक्स।
हमें इसका ग्राफ बनाना है। ऐसा ग्राफ बनेगा और ये 1 तक जा सकता है और -1 तक, ये -1 तक जा सकता है। इधर ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट -1 है। ओके, तो ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट -1 है। ये डिस्टेंस क्या है? पाई। ये खेल खत्म, खेल खत्म, पैसा खत्म। पाई/2 पाई, ठीक है। तो हम लोग 180 डिग्री, तो 180/2 90 sin 90 1 होता है और sin 180 होता है 2 इंटू sin 90 cos 90 cos 90 0, तो sin पाई 0। अभी हमें क्या निकालना है? ये तो इंटीग्रेशन sin x dx कहाँ से कहाँ? 0 से पाई, 0 से पाई। ओके, गुड। sin x, तो फिर sin x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? माइनस cos x, सॉरी, sin x का इंटीग्रेशन क्या हुआ? माइनस cos x। जीरो से पाई, which is equal to minus of cos पाई, मतलब एक्चुअली तो माइनस cos पाई माइनस माइनस cos 0, which by the Lord's grace cos पाई क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है, हमने इग्नोर किया हुआ है, अरे तो याद कर लेना है। cos पाई होता है -1, वहाँ पे आ गया 1, प्लस cos 0 1, यूनिट लगा दो मीटर स्क्वायर 2 मीटर। जिस बच्चे ने ये समझ लिया ना, उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन क्लियर है and he is ready for the next lecture in which we will talk about physics, application of calculation in physics, especially in 1D motion of kinematics। तो इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर एंड करता हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लगा और आप इसको नोट डाउन कर लो। तो आप ऐसे ही आप जब खुद क्वेश्चंस बनाओगे तो आपको कैलकुलस का मज़ा आएगा। ये करो, बस साथ ही साथ आप फॉर्मूलाज भी करो और वो सब भी करो, पर जब आप ये करो तो आपको असली मज़ा आएगा कि कैलकुलस क्या है। और आपको लगेगा कि आपने खुद कैलकुलस इन्वेंट किया है अपना खुद का। तो आप नई थ्योरम्स बनाते रहो और बहुत मज़ा आएगा। मैं बोल रहा हूँ, बहुत मज़ा आता है। तो मैं अपना वीडियो इसे कंक्लूड करूँगा। वंस अगेन आई एम श्रेयस सरैया। थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन पर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, डिसलाइक बटन भी दबा दीजिए। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। कैलकुलस में आज हमने इंटीग्रेशन कवर किया। हम लोग का नेक्स्ट वीडियो होगा एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन फिजिक्स, स्पेशली इन काइनेमेटिक्स। थैंक यू।